नमस्कार दोस्तों, ये क्लास स्पेशली उन लोगों के लिए है जो सीटेट को बार बार दे रहे हो फिर भी क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। और आप देखेंगे अगर प्रीवियस रिजल्ट्स देखेंगे, उसका प्रतिशत देखेंगे तो 10 से 12% रिजल्ट रह रहा है। मतलब ये बनता है कि कम से कम अभी भी 100 में से 80-85 लोग फेल हो रहे हैं। तो यानी कि कहीं ना कहीं तो दिक्कत आ रही है। तो स्पेशली जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो वास्तव में सीटेट के पैटर्न को, इसकी स्ट्रेटेजी को समझने में दिक्कत है। वरना सिलेबस इतना टफ नहीं है कि कोई भी पर्सन 150 में से 82 या 90 नंबर ना ला पाए। तो ये जो वीडियो है, यहां पर हमने 3 मास्टर स्ट्रेटेजी की बात की है। जो कुछ बातें होंगी वो ड्यूरिंग एग्जाम यानी एग्जाम के टाइम पर जो आपको ध्यान रखनी है उन पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। और कुछ बातें होंगी जो अभी आपके 4 से 5 दिन बचे हैं, उसमें आपको किस तरह से लगना है अपनी तैयारी में और क्या तैयार करना है, क्योंकि अब बहुत कुछ तो आप तैयार कर नहीं सकते हो। तो विशेषकर वो लोग जिनकी तैयारी कम हुई है, जिन्होंने समय कम दे पाया है, उन लोगों के लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और हम आई एम डैम श्योर कि जितना अभी यहां पर हम डिस्कस करेंगे उतना अगर आप कर ले जाते हैं तो आप कम से कम फेल तो नहीं होंगे। और दूसरा, जिनके नंबर कम आ रहे हैं तो उनके मार्क्स बढ़ने की पूरी संभावना रहेगी। ठीक है, चलिए अगर हम पहली स्ट्रेटजी की बात करें तो ये कहती है कि जैसा कि आपको पता ही होगा कि जो पेपर रहता है वो 150 क्वेश्चंस यहां पर रहते हैं। और उन 150 क्वेश्चंस के लिए जो हमें टाइम मिलता है वो 150 मिनट का ही मिलता है। ठीक है, 2.5 घंटे का पेपर आपका होता है, ये सब आपको पता है। लेकिन इससे हमें क्या पता चलेगा, इससे हम अपनी रणनीति क्या बनाएंगे, टाइम मैनेजमेंट। आप भी जानते होंगे कि पेपर में बहुत सारी चीजें सिर्फ इसलिए छूट जाती हैं कि हम सही से टाइम को मैनेज नहीं कर पाते हैं। और मैनेज ना करने की वजह से बहुत सारा पोर्शन हम सिर्फ तुक्के की सहायता से लगाते हैं। ठीक है, तुक्का एक जगह पे ठीक है, जब चीजें आपको बिल्कुल नहीं आ रही तो वहां पर तुक्का लगाना बनता है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग तो यहां पर है नहीं। लेकिन चीजें आप पढ़े बिना ही तुक्का लगाते हैं तो कहीं ना कहीं आप क्या चीज मिस कर रहे हैं, टाइम का मैनेजमेंट मिस कर रहे हैं। हम बहुत पहले जब एग्जाम दिया करते थे तो हमारे सर ये बोला करते थे कि ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है, मगर ऐसा कोई भी पर्सन नहीं होता है, स्टूडेंट नहीं होता है जिसके क्वेश्चन ट्रेन में आते आते, रास्ते में या घर तक आते आते लग ना जाते हो, मतलब जो तैयारी करता है अच्छी। तो फिर क्या ऐसी वजह रहती कि एग्जाम हॉल में वो क्वेश्चंस हमें स्टक नहीं करते माइंड में। कहीं ना कहीं हम इतना हौच-पौच में हो जाते हैं कि टाइम को सही से मैनेज नहीं कर पाते हैं और पोर्शंस हमसे छूट जाते हैं। ठीक है, इसी पे हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे कि पहला यहां पर पॉइंट लिखा है, क्वेश्चन को बार बार नहीं पढ़ना है। सीटेट के क्वेश्चन आपने अगर प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाए होंगे तो आपने देखा होगा बहुत ही लेंदी रहते हैं। और उन लेंदी क्वेश्चन को अगर आप बार बार पढ़ेंगे, बार बार पढ़ने से मेरा मतलब ये है, कोशिश करिए आप एक बार पढ़िए और भले ही उसको आराम से पढ़िए, समझते हुए पढ़िए, लेकिन उसी में ही उसका आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए। बार बार पढ़ना दो तरह से यहां पर हम आपको मना करेंगे। एक तो ये होता है कि आपने एक बार पढ़ा और फिर कह दिया ये समझ में नहीं आ रहा और इसको आप टाल देते हो, यानी कि टालना, जो आप बाद के लिए इसको टालते हो, ये बहुत ही खराब चीज है। जब आप टालोगे तो जब दोबारा आप उसको करने जाओगे तब दोबारा से आप पढ़ोगे, यानी आपका डबल टाइम यहां पर वेस्ट होगा। और दूसरा होता है उसी टाइम पर जब आप कर रहे होते हो तब भी उसको 1 से 2 बार 3 बार तक पढ़ते हो, तो ये भी बहुत ही मतलब एक टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से बहुत ही नेगेटिव पॉइंट आपके लिए बैठ जाता है। आप पूरा पेपर सही से अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, पेपर लेंदी होता है, ये आप जानते होगे, हमें ऐसी पूरी उम्मीद है। तो क्वेश्चन हमें बार बार नहीं पढ़ने हैं, बस ध्यान कर लो कि एग्जाम में हमें क्वेश्चन को बार बार नहीं पढ़ना है, एक बार पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, समझना। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, समझ कर आंसर लगाना, बाद के लिए छोड़ना नहीं। ठीक है, वही बात है कि अगर आप एक बार अच्छे से समझ लेते तो आप आंसर वहां पर लगा ही दीजिए, आप उसको आगे के लिए मत छोड़िए कि चलो बाद में देख लेंगे, आके कुछ और आपके दिमाग में आएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। 150 क्वेश्चन जब आप पढ़ते हो तब जो पहले आपने पढ़ा होता है उसके बारे में आपको कोई संज्ञान नहीं रहता। ठीक है, नेक्स्ट है हर सेक्शन के बाद ओएमआर फिल करना। देखिए बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं हम तो पूरा 150 करेंगे और इसके बाद बैठ के आराम से ओएमआर को फिल करेंगे। ऐसा आपको नहीं करना है। ओएमआर फिल अगर आप पर सेक्शन वाइज करोगे तो आपके लिए बहुत सहूलियत रहेगी। आप स्पेशली टाइम उसके लिए बहुत सारा निकाल के नहीं रख सकते हो। आपने 30 क्वेश्चन किए, सपोज करो आपने सीडीपी के 30 क्वेश्चन किए और उन्हीं 30 क्वेश्चन में आपने जो भी अटेम्प्ट किए, एक तो अगर आपने छोड़ भी दिए बात के लिए, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, लेकिन मैक्सिमम अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। ठीक है, अटेम्प्ट आपने जितने किए और आपने 30 के 30 कर दिए तो आप फिल करो, काम खत्म करो उस पोर्शन का, उसको बात के लिए मत टालो, नहीं टाइम मिलेगा या आप गांठ बांध लो। 2011 से मैंने लगभग सीटेट के मैक्सिमम एग्जाम्स दिए हैं, कुछ शौक के लिए दिए, कुछ जरूरत के हिसाब से पहले दिए थे। ठीक है, तो आप हम अपने अनुभव से भी आपको बता रहे हैं कि आप एक ही बार में उसको क्या करो, सेक्शन वाइज उसको फिल करते रहो एमआर को। ठीक है, बाकी कैसा आगे देखते हैं, जैसा रिवीजन उसी सीक्वेंस में पेपर अटेम्प्ट करना, ये बहुत जरूरी हो जाता है। जब आपके सामने होता क्या, देखिए ऐसा कोई भी नहीं है जिसकी कुछ स्ट्रेंथ ना हो और कुछ वीकनेस ना हो।
कुछ लोगों की सीडीपी बहुत अच्छी होती है, मैथ्स अच्छी होती है, कुछ लोगों की लैंग्वेज खराब होती है, लैंग्वेज अच्छी होती है तो मैथ्स थोड़ी सी वीक होती है। आप कोशिश करो कि सबसे पहले आप जो यहां पर प्रैक्टिस कर रहे हो, और प्रैक्टिस भी कम से कम, जब हम आपको 5 दिन की रणनीति बना रहे हैं, ओनली 5 डेज की रणनीति बता रहे हैं, तो यहां पर जो प्रैक्टिस करो केवल पीवाई क्यूज की करो। कोई भी ऐसा मॉडल सेट आपको मार्केट में नहीं मिलेगा, यानी कि जो अंदाजे से बनाए जाते हैं कि आपको एग्जैक्ट फील करा पाए जैसा कि एग्जाम में आपको पैटर्न मिलने वाला है। ठीक है, बहुत दिक्कत हो जाती है। जो सबसे अच्छा आपको अनुभव मिलेगा वो पीवाई क्यूज पे ही मिलेगा, और इसमें भी जो पीवाई क्यूज करो वो ज्यादा से ज्यादा, बहुत आप पुराने पैटर्न पे नहीं जाएंगे। आप देखेंगे कि साल दर साल बहुत सिलेबस चेंज नहीं हुआ लेकिन पैटर्न में बदलाव तो होता ही रहता है। और आप देखेंगे 2022 और 23 और 24 का जो एक एग्जाम हुआ है, इनके ही अगर आप लगा लेते हैं, 22 का तो ऑनलाइन एग्जाम हुआ था तो बहुत सारे आपको सेट वहां पर मिल जाएंगे, इनको भी अगर आप लगा लेते हैं तो आपको पूरा अनुभव मिलेगा कि पेपर किस तरह का बनेगा। हम आपको यह बताना चाह रहे थे कि जैसा रिवीजन करो वही उसी सीक्वेंस में पेपर अटेम्प्ट करो। इसका मतलब होता है, अगर आपने सोच रखा है कि हम सीडीपी पहले करेंगे, आप सीडीपी पहले करोगे तो आप प्रैक्टिस भी सीडीपी की पहले ही कीजिए। इसके बाद आपको लगता है कि आप हिंदी अच्छा कर ले जाते हो तो आप हिंदी करिए, और इसके बाद आपको लगता है आप मैथ करोगे, या जो भी वहां पर पेपर में क्या सीक्वेंस है उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, आपका अपना सीक्वेंस एक होना चाहिए जिस सीक्वेंस में आप प्रैक्टिस कर रहे हो। तो आप सीडीपी, हिंदी, मैथ सपोज करो, इसके बाद आप इंग्लिश करते हो या जो भी आपकी लैंग्वेज ले रखी है, और इसके बाद आप ईवीएस करते हो। मेरा कहने का मतलब बस इतना सा है, जिस सीक्वेंस में आप घर पे प्रैक्टिस करो, कोशिश करो कि उसी सीक्वेंस में आप पेपर अटेम्प्ट करो। नेक्स्ट पार्ट है आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट से पहले शुरुआत करें। स्ट्रॉन्ग पार्ट से पहले शुरुआत करने का मतलब क्या होता है, यहां पर दो तरह के बेनिफिट आपको मिलते हैं। पहला होता है साइकोलॉजिकल, आपको बेनिफिट मिलता है जब आप अपना जो आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट है उसको पहले करते हैं तो आप उसको मैक्सिमम कर ले जाते हैं। जब आप मैक्सिमम करते हैं तो एक प्लस पॉइंट आपके पास होता है कि आपको लगता है कि हाँ चीजें हमें आ रही हैं और आगे हम अच्छे से कर पाएंगे। आप सभी जानते होंगे, कहा भी जाता है कि संज्ञान और जो आपका संवेग होता है वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। क्यों रिलेटेड होते हैं, जब आप बहुत ज्यादा हाइपर हो जाते हैं तो आपका संज्ञान डिस्टर्ब हो जाता है। यानी कि जब आप कठिन पार्ट को अगर पहले उठाएंगे तो वहां पर आपको कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत होगी। दिक्कत होने पर जब आप सिंपल पार्ट को भी करने आएंगे तो वहां पर भी आप चीजें गलत करने की संभावना बनी रहती है। सबसे अच्छा होता है सबसे सरल पहले किया जाए, उसके बाद धीरे धीरे आप कठिन की ओर बढ़ो। तो इससे बेनिफिट ये मिलता है। दूसरा क्या मिलता है, अगर कहीं ना कहीं टाइम की कमी हो भी गई तो उस कंडीशन में भी आप क्या कर ले जाओगे, कम से कम आपका जान, जो आपका बहुत अच्छा पार्ट है वो तो नहीं छूटेगा। चलिए ठीक है, कुछ अगर टफ पार्ट बात के लिए आपने छोड़ रखा है वो छूट भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, वहां पर आप तुक्का उक्का जो भी मार सकते हो तो वो मार सकते हो, लेकिन अच्छा वाला पार्ट आप पहले कर चुके होगे। तो आई थिंक इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं स्ट्रेटजी में क्या लिखा है। सेकेंड स्ट्रेटजी ये कहती है, क्योंकि हमें पास होने के लिए 82 या 90 ही चाहिए, भाई किसी हमें 82 या 90 ही चाहिए तो बहुत बड़ी बात नहीं है। आउट ऑफ 150 अगर आपको 82 चाहिए तो बहुत बड़ा इशू नहीं है, इशू लेकिन बन भी जाता है जब आपका रिजल्ट देखा जाता है कि 10% रहा है, 12% रहा है, या इस तरह का रिजल्ट रहता है तो इशू तो है, यानी इतने भी मार्क्स बच्चे नहीं ला पा रहे हैं। रीजन कहां पर रहता है, पहले तो आपको अपने दिमाग में बिठा लेना है कि स्कोर अचीवेबल है। ये तो मान लीजिए, क्यों अचीवेबल है, क्योंकि यहां पर देखिए पेडागोजी अपने आप में 90 मार्क्स की आती है। जो पेडागोजी का पार्ट है वो सभी पोर्शन में 15-15 का होता है, सीडीपी अपने आप में 30 की होती है। तो 90 मार्क्स की तो केवल आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बेस आता है कि आप शिक्षण को कितनी अच्छे से समझते हैं, 90 नंबर तो इसके हो जाते हैं। दूसरा पैसेज बिल्कुल फ्री के नंबर 30 मार्क्स, पैसेज फ्री के नंबर होते हैं। अगर इसको कोई छोड़ के आता है तो समझ वो अपने आत्मघाती हमला अपने ऊपर कर रहा है। यानी ये 30 मार्क्स हमें छोड़ने नहीं है, पैसेज है, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज का हो, हिंदी का हो, इंग्लिश का हो, संस्कृत का हो। इतना आप जिस भाषा को आप जानते हैं उसका आपके सामने कोई पैसे दिया है और उसी पैसे से रिलेटेड आपको आंसर करने। कहां पे दिक्कत होगी, आप लोग हाई स्कूल से करते चले आ रहे हो, इंटर में आप करते हो, हर जगह आप पैसेज को अटेम्प्ट करते हो, और अगर आप दूसरी एग्जाम देते हो तो वहां पर भी पैसेज आते हैं। तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है कि आप पैसेज को अटेम्प्ट ना कर पाओ। दिक्कत कहां हो जाती है, जब आप देख के ही छोड़ देते हो, और यहां पर तो तुक्का भी नहीं लगता। ठीक है, तो पैसेज को बहुत जरूरी है कि इसको आप सही से अटेम्प्ट करो, और इसके जो नंबर 25-30 दिए गए हैं इसको ज्यादा से ज्यादा यहां पर अचीव करो। ठीक है, तो ये हो जाएंगे। दूसरा मैथ्स, जो नंबर बेस्ड मैथ होती है वो 15 नंबर की होती है, और आपको पता है ये इसका स्टैंडर्ड क्या होता है, 1 to 5। आप उठा के देख लो प्रीवियस ईयर पेपर, ऐसे कोई भी क्वेश्चंस नहीं होंगे जो आपको इस स्टैंडर्ड से ज्यादा मिल जाए।
मतलब बहुत ही निम्न स्तर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके वही संख्या पद्धति से संबंधित जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे जाते हैं, लासा मासा से रिलेटेड पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपका ज्योमेट्री से क्वेश्चन आ जाते हैं, मेंसुरेशन से क्वेश्चंस आ जाते हैं, और बहुत ही मतलब नॉर्मल कैलकुलेशन में जो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही वो सब क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो ऐसे यहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं है जिसके लिए आपको बहुत डीप मैथ तैयार हो या आप मैथ बैकग्राउंड के हो तभी आप इनको लगा सकते हैं। आप इन क्वेश्चंस को आराम से कर सकते हैं। ये क्वेश्चन जैसा सीटेट पहले देता रहा है, मतलब प्रीवियस 2-3 सालों में, वैसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं बराबर, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को भी छोड़ना कोई बहुत बड़ी समझदारी नहीं होगी। मेरे कहने का मतलब है ये 82 या 90 कैसे आएंगे, तो आप यहां से निकाल के लाओगे, आप पैसे से नंबर निकाल के लाओगे। हम चलिए ठीक है, ईवीएस में फैक्ट्स होते हैं, वो बहुत ज्यादा थोड़े से वैसे होते हैं, तो कुछ फैक्ट्स छूट जाते हैं क्योंकि हमारी डेली से रिलेटेड नहीं होते। लेकिन मैथ तो ऐसी होती है जो आप पढ़ोगे नहीं फिर भी आप कर ले जाओगे। पैसेज तो ऐसे होते हैं जो आपने अगर हाई स्कूल में भी इंटर में भी सही से पढ़ा तो भी आप पैसेज कर लोगे। ये दो चीजें तो ऐसे होगी। पेडागोजी का पार्ट जो रहता है तो इतना हमें पता है क्योंकि जब सीटेट की बात आती है तो लोग सीडीपी तो जरूरी पढ़ते हैं, वहां पर गिने चुने सिद्धांत होते हैं। आपने एनसीएफ अच्छे से पढ़ रखा है, आपने एनईपी अच्छे से पढ़ रखा है, आपने इसके बाद वाइगोस्की सर को पढ़ रहा है, आपने कोलबर्ग सर को पढ़ रखा है, चॉम्स्की पढ़ रखा है, आपने पियाजे सर को अच्छे से पढ़ रखा है, तो गार्डनर की थ्योरी आपने पढ़ रखी है। तो ये कुछ जो मेजर टॉपिक्स होते हैं अगर इनको आप पढ़ लेते हो, स्पेशली एनसीएफ 2005 या अपनी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, तो पेडागोजी का जो थीम होता है, जो आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, वो वहीं से लिया जाता है। और आपको सही बताएं, एक बार आपने ये जान लिया कि क्या चीज सही होती है शिक्षण में, खुद से आपने समझ भी लिया क्या चीज सही होती है क्या चीज गलत होती है, तो ऐसा नहीं कि यहाँ पर आपके 70-75 नंबर नहीं आ सकते हैं। माना कि आपको कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन वहां छूट जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि आप 70 नंबर यहाँ पर नहीं ला सकते। मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूं कि यहाँ पर अगर आप 65 भी ला लेते हो और पैसेज को आप अच्छे से करके सही सलामत करके आप 20 भी ले आते हो, 85 तो यही हो गए। 10 नंबर क्या इन दोनों में नहीं, मतलब 85 नंबर 95 नंबर लाना कहां से दिक्कत। मतलब आप कितने भी करो 100 या मतलब 82 से लेके 100 तो नंबर लाना बहुत ही इजी है। आप कुछ ही समय में 5-6 दिन की रणनीति अगर बनाए तो भी इतना कर सकते हैं। ठीक है, चलिए की हो गए। ऑफलाइन एग्जाम है, ये बेनिफिट आपके साथ है। ऑनलाइन एग्जाम में प्रॉब्लम्स रहती हैं और जो प्रीवियस में जिन्होंने फेस किया है उनको दिक्कतें आई थी। आपके साथ उतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती क्वेश्चन पे मूव करने की, और थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग भी वहां पर होता है। तो पहली तो ऑफलाइन एग्जाम है, तो ये बेनिफिट आपके साथ जुड़ा है। निगेटिव मार्किंग होती नहीं है, तो ये भी आपको पूरे 150 करने ही है। मतलब अगर आपके कुछ क्वेश्चन आपने अपने आप से सपोज करो 75 क्वेश्चन आपको खुद से आते हैं, तो क्या 82 लाने में या 92 करने में क्या आपको आपका खुद का लॉजिक नहीं काम करेगा। 75 क्वेश्चन में क्या 15 आप थोड़ा सा तुक्का कह लें, या हम उसको ये मान के चलते हैं आंसर्स में भी अपने छाटने के तरीके होते हैं, वो हम आगे भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, लॉन्ग आंसर बोला जाता है सीटेट में, जो लंबा है वो आंसर हो जाता है। मतलब अगर आपको बिल्कुल नहीं आता है या जहां पर सभी वाला आंसर ऑप्शन हो उसको ज्यादातर कंसीडर किया जाता है सही होने का, या जहां पर 2 ऑप्शन हो ए और बी और दोनों को जोड़ के जो ऑप्शन बताता है, ऐसे ऑप्शन सही होते हैं। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा कोई वैसी बात नहीं है। ठीक है, तो ये चीज होगी। नेक्स्ट देखिए आप, अगला क्या है, 7 दिन क्या करना है, यानी कि अभी के जो दिन है वो आपको करना क्या है उसमें स्पेशली। तो उसमें आपको बहुत कुछ नहीं करना है। प्रैक्टिस जो करनी है वो केवल पी बाई क्यूज की करनी है। आपको मॉडल सेट नहीं लगाने हैं, क्योंकि वहां से आपको एकदम से सटीक उसकी पैटर्न नहीं पता चलेगा कि किस तरह का क्वेश्चंस आ रहा है। ठीक है, बाकी क्या है, मॉडल पेपर और बुक से बचे थोड़ा सा। अब बुक वगैरह पढ़ने का टाइम बचा भी नहीं है, बहुत कम टाइम है, तो बुक वगैरह पे अपना टाइम इन्वेस्ट बहुत ज्यादा मत करिए। पैसेज फ्री के नंबर है 4-5 देख लो, मतलब ठीक है 4-5-6 पैसेज आप प्रीवियस ईयर के उठाओ और उनको देख जाओ, ताकि आपको अंदाजा लग जाए कि क्वेश्चन किस तरह के पूछे जा रहे हैं। तो ये चीज हो जाएगी जो हमने आपको बताया था 30 नंबर की है, तो आप आराम से 22-25 नंबर यहाँ पर ला सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश सीडीपी मैथ्स ठीक है, ये कुछ चैनल पे भी हमने वीडियोस बना रखे हैं अच्छे, सभी मेन टॉपिक आपको सीडीपी के भी करा रखे हैं, इंग्लिश के पैसेज भी करा रखे हैं, इंग्लिश की पेडागोजी भी करा रखी है, आप उसको देख सकते हैं। मैथ्स की लगभग पूरे जितने भी 15 क्वेश्चन के लिए मैथ होती है, यानी आपकी नंबर बेस्ड मैथ होती है, वो पूरी करा रखी है। चाहे वो ज्योमेट्री हो, चाहे वो वॉल्यूम हो, इसके अलावा आपका नंबर सिस्टम हो, सब कुछ यहाँ पर मैक्सिमम हमने करा रखा है 15 नंबर वाला पैटर्न वाले क्वेश्चन में। ठीक है, और सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। आप देखिए यहाँ पर, हाँ कुछ मैराथन्स आप देख सकते हो, यूट्यूब आपके साथ है तो आप वहां पर कुछ मैराथन्स देख सकते हो, जो भी सब्जेक्ट्स आपके हैं, तो उससे भी आपको बेनिफिट मिलेगा। हम सिर्फ यही बात करें कि ये 6-7 दिन में आप क्या कर सकते हो, ताकि आप 100 या कहने का मतलब 82 से लेके 100 तक नंबर ले आओ। वो लोग जिन्होंने पढ़ाई नहीं की है, हम उनकी बात कर रहे हैं। दूसरा है टैग वर्ड्स, सबसे जरूरी होता है टैग वर्ड्स।
आपको आप पूरा आप शिक्षण नहीं पढ़ सकते हो, आप पेडागोजी पूरी पूरी नहीं पढ़ सकते हो, लेकिन कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, और जिसमें सबसे जरूरी होता है टैग वर्ड्स। टैग वर्ड्स कुछ ऐसे होते हैं जो आपको ये बताते हैं कि अगर इस तरह के शब्द आते हैं तो वो आंसर पॉजिटिव में जाता है, और इस तरह के अगर कहीं भी शब्द दिए हैं किसी ऑप्शन में तो वो निगेटिव हो जाता है, यानी नकारात्मक आंसर हो जाता है। ठीक है, तो जैसे कि आपको अगर सक्रिय, देखिए कहीं भी बच्चे को लेकर अगर ये कहा जाए कि बच्चा सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करता है, किसी चीज में वो एक्टिव होकर सीखेगा, तो कहीं भी बच्चे को अगर एक्टिव रूप से होना दिखाया जाए तो वो आंसर पॉजिटिव में आता है। क्लियर हो गई ये बात? मतलब बच्चे को हम इनएक्टिव या पैसिव मोड में नहीं रख सकते हैं, हम उसको पैसिव मोड में नहीं रखें कि टीचर लेक्चर दे रहा है बच्चा सुन रहा है, इस तरह की कहीं भी अगर कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है किसी क्लास में तो वो निगेटिव कॉन्सेप्ट है। मतलब बच्चे को कहीं ना कहीं क्या रखना है, एक्टिव रखना। सेकेंड है लचीलापन, फ्लेक्सिबल। लचीलेपन से मतलब होता है यहां पर बच्चा और अध्यापक ये एक ऐसे वे में हो कि कोई कोई एक बनी हुई कार्य योजना नहीं है कि टीचर को बस यही बताना है और बच्चा इतने ही क्वेश्चन कर सकता है। फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, ना उसको क्वेश्चन पूछने की फ्लेक्सिबिलिटी है, ना टीचर अपनी तरफ से कुछ भी चीजों को बढ़ा के बता पा रहा है या समझाने के लिए कुछ यूज कर पा रहा है। कहने का मतलब है जो ऑप्शन लचीलापन शो करता है कि हाँ चीजें सीखी जा सकती हैं और उसके तरीके भी अलग अलग हो सकते हैं, तो वो आंसर क्या कहलाता है, पॉजिटिव आंसर कहलाता है। समावेशन, इंक्लूजन की बात देखिए, इंक्लूसिव एजुकेशन ये कहती है कि आप जितना ज्यादा हो सके समावेशन पे फोकस करिए। अगर हम बच्चों की ही बात करें तो जितने ज्यादा बच्चों को, चाहे वो किसी भी रूप में हो, चाहे वो शारीरिक रूप से डिफरेंट हो या फिर मानसिक रूप से हो, आप सबको समावेशित करके शिक्षा देने की जहां पर भी बात की जाएगी तो वो ऑप्शन बिल्कुल पॉजिटिव जाएगा। और ये चीजें आपने अपनी बीटीसी वगैरह में पढ़ भी रखी होगी कि इंक्लूसिव एजुकेशन। सहानुभूति, इंपैथी, देखिए जब सामने वाला जो चीज फील कर रहा है आप भी उसी चीज का फील कर रहे हो जैसा वो कर रहा है, इस तरह की फीलिंग जब आपके पास है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एम्पैथी बोलते हैं। एम्पैथी आप शो करते हो जब आपको जो सामने वाले को समस्या है वैसी ही आप फील कर रहे हो तो आप एम्पैथी कर रहे हो। लेकिन सिंपैथी वहां पर कैसी हो जाती है, जैसे कोई लंगड़ा व्यक्ति जा रहा है तो आप उसको सिंपैथी उसके साथ दिखा के आप उसको पानी रोटी या कुछ भी ऐसा दे देते हो तो वो सिंपैथी की कैटेगरी में आ जाएगी। आपने उस पर सहानुभूति दिखाई। सहानुभूति से बेहतर मानी जाती है एम्पैथी, कि जैसा वो फील कर रहा है तो उस समस्या को आप समझो, तो यहीं पर पॉजिटिव हो जाता है एम्पैथी। नेक्स्ट है वार्तालाप, डिस्कशन। डिस्कशन हमेशा क्लास में अच्छा माना जाता है, चाहे वो छात्र और टीचर के बीच हो या छात्रों के बीच आपस में डिस्कशन हो। किसी भी समस्या को लेकर अगर डिस्कशन हो रहा है तो वो भी हमेशा पॉजिटिव माना जाएगा। टीचर ने कोई समस्या दी, बच्चे डिस्कस कर रहे हैं तो अच्छे ही कर रहे हैं, निगेटिव नहीं हो सकता। नेक्स्ट है खोज, डिस्कवरी। देखिए जिन प्याजे सर कहते हैं कि बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है, खोज करके करता है, तो जाहिर सी बात है डिस्कवरी जहां कहीं भी होगी वो ऑप्शन गलत कैसे हो सकता है। अगर आप चीजों को, नई नई चीजें खोज रहे हो, रिसर्च कर रहे हो, समस्याओं को सुलझाने के लिए कुछ नया प्रयास कर रहे हो तो वो तो बढ़िया है, वहां पर दिक्कत होनी नहीं चाहिए, तो ये पॉजिटिव के अंतर्गत आ जाता है। नेक्स्ट है समझना, अंडरस्टैंडिंग। देखिए किसी चीज को रटना और समझना दोनों अलग चीजें हैं। जब हम किसी चीज को समझते हैं तो मतलब होता है उसके हमने हर पहलू को एनालिटिकली फोकस किया है, पॉजिटिव और निगेटिव, और हमने उस चीज को समझा है। और समझने वाली चीज ज्यादा स्थायी होती है बजाय रटने के। ठीक है, तो ये बाल केंद्रित, कौन नहीं यहां पर जानता है कि जो एजुकेशन है वो चाइल्ड सेंटर्ड हो चुकी है, टीचर सेंटर्ड या फिर सिलेबस सेंटर्ड नहीं रही है। तो हमेशा बच्चे को केंद्र में रखकर जो भी ऑप्शन बात करेगा वो ऑप्शन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। प्रोत्साहन, देखिए बच्चे को जो टीचर का रोल होता है वो प्रोत्साहित करने का होता है। अगर हम बच्चे को किसी काम के लिए एनकरेज नहीं करेंगे तो फिर बच्चे को आप समझ लीजिए कि आप उतनी ज्यादा उसकी मैक्सिमम लिमिट तक आप नहीं पहुंचा रहे हो। होता क्या है, क्षमताएं सभी में होती हैं, बस दिक्कत कहां पर होती है कि उनको सही से प्रोत्साहन नहीं मिल पाता है। और जब किसी बच्चे को अपने गार्जियन या फिर टीचर द्वारा सही प्रोत्साहन मिल जाता है तो वो बच्चा आगे बढ़ जाता है। तो कहीं भी किसी ऑप्शन में अगर आपको प्रोत्साहन नजर आ रहा है कि बच्चे को प्रोत्साहित किया जा रहा है, सपोज करो कोई हिंदी भाषी है और उसको प्रोत्साहन मिल रहा है कि वो अंग्रेजी सीख सकता है, अंग्रेजी बोल सकता है, तो फिर यहाँ पर दिक्कत कहां पर होगी, वो ऑप्शन तो पॉजिटिव ही होगा ना, प्रोत्साहन देना। समता, इक्विटी, देखिए हमें बच्चों में समानता का व्यवहार करना है। समानता से मतलब ये होता है कि जिस तरह का आपका एक बच्चे के साथ आपका व्यवहार है, चाहे वो हायर स्कोरर क्यों ना हो, हाई इंटेलिजेंस का आपकी नजर में क्यों ना हो और एक लो इंटेलिजेंस का हो, लेकिन आपको अपने व्यवहार में क्या रखना है, समता रखनी है। आपको एक दूसरे में विभेद करके नहीं शिक्षण कराना। और जहां कहीं भी आपको लगे किसी ऑप्शन में कि किसी बच्चों में किसी विशेष गुण, व्यक्ति भिन्नता को लेकर समता यानी समानता नहीं, इक्वलिटी नहीं शो की जा रही है, तो वो ऑप्शन कैसा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अधिगम के लिए मूल्यांकन।
अधिगम के लिए मूल्यांकन क्या होता है? जब हम सीखने के लिए मतलब अधिगम आपका चल रहा है और उसी दरमियान आप मूल्यांकन करते रहते हो कि आपने जो पढ़ाया वो बच्चे को कितना आया है, तो इस तरह के मूल्यांकन को क्या कहते हैं? असेसमेंट फॉर लर्निंग कहते हैं। असेसमेंट फॉर लर्निंग बेनिफिशियल क्यों होता है? क्योंकि इससे आपको पता चल जाता है कि जो हमने सिखाया वो किस स्तर तक बच्चे ने सीख पाया है, जिससे क्या होता है कि आप अपनी रणनीति को भी बदल सकते हो अगर पढ़ाने में बच्चे के समझने में कोई समस्या आ रही है। तो जब शिक्षण के दौरान अधिगम का मूल्यांकन होता रहता है तो उसे क्या कहते हैं? अधिगम के लिए मूल्यांकन कहते हैं। ठीक है, असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पर जो कुछ निगेटिव वर्ड्स हैं उनको भी देख लीजिए। निगेटिव वर्ड्स क्या कहते हैं? निष्क्रिय हमने बता दिया, कठोर। देखिए कोई भी चीज, चाहे कोई नियम हो, सिद्धांत हो, अगर किसी ऑप्शन में ये शो कर रहे हैं कि नहीं ऐसा ही होना चाहिए, तो जब भी आपको लगे ऐसा ही होना चाहिए, तो इस तरह की कठोरता अगर शो हो रही है किसी ऑप्शन में, तो वो ऑप्शन निगेटिव की ओर आपको लेके जाएगा। पृथक्करण, सेग्रीगेशन, हमने पहले ही कहा आपको चीजों को इंक्लूजन करना है, आपको समाहित करना है, चाहे वो भाषा के क्षेत्र में हो, बुद्धि के क्षेत्र में हो, या किसी भी फिजिकल डिफरेंस शो करने वाले बच्चे हो। हर तरह से आपको क्या करना है? इंक्लूजन करना है। लेकिन अगर सेग्रीग्रेशन हो रहा है, पृथक्करण हो रहा है किसी भी ऑप्शन में, आपको लग जाता है कि बच्चे में जो भी ऑप्शन आ रहा है वो उसमें बच्चों में भी भेद कर रहा है किसी चीज को लेके, तो वो ऑप्शन निगेटिव हो जाएगा। सहानुभूति, हमने अगेन कहा है आपको सिंपैथी नहीं दिखानी वहां पर, तो आपको क्या दिखानी? एम्पैथी दिखानी। मानकीकृत, स्टैंडर्डाइज, इसकी बात बहुत होती है। मानकीकृत क्या होता है? जब आप किसी चीज का मानक निर्धारित कर देते हो। आपने कोई परीक्षा कराई और आपने ये कह दिया कि 50 नंबर जिसके आएंगे बस वही पास होगा, इसके अलावा उसके नीचे वाले सब फेल होंगे, तो मतलब 49 वाला भी फेल हो जाएगा। इसका मतलब, हालांकि स्टैंडर्डाइज परीक्षाएं ही हो रही हैं हमारे समय में, लेकिन इसका मतलब ये निकलता है कि पढ़ाते समय हमें चीजों को मानकीकृत नहीं करना। इसीलिए ग्रेड सिस्टम आया है। मतलब अगर आप थोड़ा सा वैसे देखें, हालांकि ग्रेडिंग तो इसमें भी निगेटिव ही होता है, लेकिन इसीलिए आया कि ए बी, इसीलिए आया क्योंकि वहां पर एकदम डिट्टो मार्क नहीं दिए जाते हैं कि मार्क्स दे दिए और इतने परसेंट पे फेल, इतने पे पास। तो ये मानकीकृत ये कहलाता है कि जब आप एक स्टैंडर्ड तय कर देते हैं कि इतने स्टैंडर्ड ये मानक है, इसके नीचे वाले फेल, इसके नीचे वाले, इसके ऊपर वाले पास, तो ऐसा मानकीकृत जो भी कहीं पर भी आपको लगे चीजें की जा रही हैं तो वो निगेटिव है। चलिए लाइट चली गई। नेक्स्ट देखिए, नियम और सिद्धांत। नियम और सिद्धांत, देखिए जहाँ नियम और सिद्धांतों की बात की जाए, बहुत ज्यादा रूल्स दिखाए जाए किसी भी ऑप्शन में कि रूल तो ये होता है तो इस तरह से होना चाहिए, तो वहां पर वो ऑप्शन निगेटिव की ओर हो जाता है। क्योंकि कभी भी चीजें अगर रूल्स में बंध के रहेंगी तो वो आपको व्यापकता की ओर नहीं ले जाएंगी, आपको एक समावेशन करने पर फोकस नहीं करेंगे। ठीक है, शिक्षक केंद्रित, आप सभी जानते होंगे कि अब शिक्षा शिक्षक केंद्रित नहीं रह गई है। अध्यापक को केंद्र में रखकर शिक्षण नहीं कराया जा सकता है। पुस्तक केंद्रित उसी तरह से भी निगेटिव हो जाएगा। कंठस्थ करना, रटना, बिल्कुल रोट लर्निंग हो ही नहीं सकती। अगर आप चीजों को रटा रहे हैं समझने की बजाय, तो आप सत्यानाश कर रहे हैं बच्चे का। ठीक है, समरूपता, समरूपता से मतलब होता है कि जैसा एक वैसा दूसरा। आपको एक बच्चा अगर लगता है कि अगर एक बच्चे ने इतना कर दिया है तो दूसरा भी इतना कर दे, तो चीजों को आप एक रूप में नहीं देख सकते हैं। किसी की जरूरतें अलग हो सकती है, दूसरे की जरूरतें अलग हो सकती हैं, उनके साथ व्यक्ति भिन्नता हो सकती है, तो चीजों को समरूपता के साथ नहीं किया जा सकता है। ठीक है, बल्कि समता के साथ किया जाए। अधिगम का मूल्यांकन, जो अधिगम के का मूल्यांकन होता है वो होता है शिक्षण के बाद जो मूल्यांकन किया जाता है उसको अधिगम का मूल्यांकन कहते हैं, जो कि बहुत ज्यादा बच्चे के हिसाब से या शिक्षण के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं बन पाता है, क्योंकि उससे सुधार की गुंजाइश खत्म हो जाती है। लेकिन जब अध्ययन के लिए मूल्यांकन करते हैं, अधिगम के लिए मूल्यांकन करते हैं, तो वहां सुधार की गुंजाइश रहती है कि आप चीजों को बढ़ा घटा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगला अगला कह रहा है, ये देखिए अगला है अवसर। बच्चों को जितना ज्यादा हो सके, अगर कोई भी ऐसी गतिविधि है जो अपॉर्चुनिटी दे रही है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। बच्चे को हमें ढेर सारे अवसर देने हैं। सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी, बच्चे को ज्यादा से ज्यादा क्रिएटिवनेस बनाना है, या हम कहें बच्चे की क्रिएटिवनेस को हमें आगे बढ़ाना है। जो बच्चा कुछ भी नया कर रहा है तो उसको हमें करने देना है, यानी कि देखते हैं कि उसके अंदर कितनी क्रिएटिवनेस है। ठीक है, रचनावाद, आज के जो शिक्षण सिद्धांत हैं, या हम कहते हैं हमारी जो एनईपी है या फिर एनसीएफ है, वो सभी रचनावाद पर आधारित है। वो कहती है कि बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। एक एक्टिव माहौल में बच्चा एक्टिव रूप से सीखता है। अगर उसके वातावरण है चारों ओर, तो वो एक्टिव रूप से वहां पर पार्टिसिपेट करके चीजों को ग्रहण करता है। यही रचनावाद। ठीक है, तो ऐसा तो होना ही चाहिए। वास्तविक दैनिक जीवन से जोड़ना, किसी भी ऑप्शन में अगर ये चीज आए कि जो ज्ञान को या जो भी सीखी जाने वाली चीज है उसको दैनिक जीवन से या वास्तविक जीवन से जोड़ा जा रहा है, तो वो पॉजिटिव आएगा। आगे है आंतरिक प्रेरणा। एक होती है इंटरनल मोटिवेशन,
एक होती है एक्सटर्नल मोटिवेशन। जब बाहर से किसी पर किसी को मोटिवेट किया जाता है तो वो अच्छा कंसीडर नहीं किया जाता है, बजाय इसके बच्चा अंदर से मोटिवेट हो, तो इंटरनल मोटिवेशन को पॉजिटिव रखा जाता है। मातृभाषा मदर टंग को कभी भी हतोत्साहित करने वाला ऑप्शन पॉजिटिव नहीं हो सकता है, यानी वो ऑप्शन जो मातृभाषा को प्रोत्साहित करे वो पॉजिटिव होगा। दूसरा है बहुभाषिता, ठीक है। मल्टीलिंगुअलिज्म क्या कहती है कि बहुभाषी जो बहुभाषिता होती है वो एक संसाधन हो, एक रिसोर्स होती है, एक संसाधन होती है सीखने का, ठीक है। तो बहुभाषिता को एक हर्डल ना मानते हुए संसाधन माना जाता है, इसीलिए ये पॉजिटिव होती है, क्योंकि बहुत लोगों को अलग अलग चीजें सीखने का मौका मिलता है, अलग अलग भाषा। अब सारी चिंतन, जब भी बात होती है चिंतन की तो दो होते हैं, एक डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है और एक अभिसारी यानी कन्वर्जेंट थिंकिंग। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग ये कहती है कि बच्चे को एक आंसर, जैसे आपने कोई बात पूछी तो उसके एकात्मक पहलू पर गौर करने वाला आंसर ना हो, बल्कि ऐसा हो जो बच्चे को व्यापक सोचने के लिए प्रोत्साहित करे। तो ऐसे चिंतन को क्या कहते हैं, अपसारी चिंतन कहते हैं, और ये सही माना जाता है क्योंकि यहां पर बच्चा अपने संज्ञान का सही उपयोग कर पाता है। दूसरा है सहसंबंध, चीजों को कोरिलेट करना चाहिए, कोरिलेशन से चीजें आसान होती हैं, शिक्षण में अगर ये किया जाता है तो ये पॉजिटिव पहलू है। करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, आप सभी जानते हो जब चीजों को हम करके सीखते हैं तो सबसे बेस्ट वे होता है सीखने का। गतिविधिपूर्ण अधिगम, जब भी चीजें थोड़ी सी टफ होती हैं सीखने के लिए तो हमें उनको गतिविधियों के माध्यम से सिखाना चाहिए, स्पेशली अगर छोटे बच्चे होते हैं तो वो गतिविधियों के माध्यम से बहुत अच्छे से सीखते हैं। कारण का पता लगाना, अगर कोई भी समस्या आती है आपको बच्चे से संबंधित, या कोई पढ़ नहीं रहा, किसी के मार्क्स कम आ रहे हैं, कोई स्कूल नहीं आ रहा है, तो ऐसी जगह पर आपका जो वहां पर आंसर सही होगा वो होगा जो कारण का पता लगाने की बात कर रहा है, ना कि दंड कर देने की या फिर कक्षा से निकालने की या डिमोटिवेट करने की, ठीक है। समालोचनात्मक चिंतन, आपको क्रिटिकल थिंकिंग करनी है, आपको एनालाइज करना है चीजों को, और ऐसा कोई भी ऑप्शन आ रहा है कि जहां पर अध्यापक बच्चे के विषय में क्रिटिकल थिंकिंग कर रहा है, एनालिटिकल थिंकिंग कर रहा है, तो उस केस में क्या होता है कि आप सही और गलत का फैसला तार्किक रूप से करोगे, ठीक है। दूसरा नेगेटिव वर्ड्स है पक्षपातपूर्ण अधिगम, अगर आप पक्षपातपूर्ण अधिगम क्लास में कराते तो वो अच्छा ही कैसे हो सकता है। वर्णन करना, देखिए लेक्चर हुआ, व्याख्या हुई, ये दोनों चीजें अच्छी नहीं कंसीडर की जाती क्योंकि ये वन वे कम्युनिकेशन होता है, यहाँ पर छात्र को पूरा मौका नहीं मिल पाता है अपनी बात कहने का, तो एक तरह से ये टीचर सेंटर्ड हो जाते हैं। भय दंड पीटना तो बिल्कुल ही आप भूल ही जाओ, इस तरह का किसी भी ऑप्शन में अगर आपको दिखे ये शब्द तो तुरंत उसको निगेटिव में ले जाना। समस्या समझना, देखिए आप अगर किसी भी चीज को, सपोज करो किसी बच्चे को मैथ अच्छे से नहीं आ रही है और आप इसको ये समझ रहे हैं कि यार बड़ी प्रॉब्लम है, इसको हम कैसे मैथ सिखाएं, तो जब आप किसी भी चीज को समस्या खुद समझते हैं तो यानी कि वो चीज निगेटिव क्यों ले जाती है। कहा भी जाता है इफ यू आर नॉट द इफ यू डोंट हैव द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम देन यू आर द प्रॉब्लम, ऐसा कुछ कहा जाता है। अगर आप समस्या समाधान का हिस्सा नहीं है तो आप ही समस्या है, ठीक है। चलिए देखिए आगे आगे, हतोत्साहित करना, हम डिमोटिवेट नहीं कर सकते हैं बच्चों को किसी भी चीज को लेके कि तुमसे तो ये नहीं होगा, आप ये नहीं कर पाओगे, आपका आईक्यू अच्छा नहीं है, आपका फिजिकल कैपेसिटी अच्छी नहीं है, तो हतोत्साहित करना निगेटिव क्यों ले जाता है। ग्रेडिंग बच्चों में करना भी निगेटिव माना जाता है, किसी भी ऑप्शन में ग्रेडिंग आए तो निगेटिव है, ध्यान रखना इसको। केवल मात्र सिर्फ यही सोल्यूशन है, ऐसे ही हो पाएगा, हम जो बता रहे हैं केवल वही पढ़ लो उसी से हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हमने भी शुरुआत में बता दिया कि ये जो चीज हम बता रहे हैं ये आपकी हेल्प कर सकती है आपको पास कराने के लिए, ना कि ये कि हमने बता दिया ये वीडियो देख लो और आप पास ही हो जाओगे, ऐसा नहीं है, ये फिर निगेटिव बात हो जाएगी, ठीक है। लैंगिक असमानता, जेंडर में किसी भी तरह की अगर डिफ्रेंशिएट किया जा रहा है कि आप लड़के हो तो आप ये कर पाओगे, आप लड़की हो तो आप मैथ नहीं लगा पाओगी, आप स्पोर्ट नहीं खेल पाओगी, तो इस तरह की बातें जब जेंडर को लेके की जाती है तो उस तरह की भी सोच को क्या कहा जाता है, जेंडर स्टीरियोटाइप कहा जाता है, और ऐसी चीजें निगेटिव की ओर हमें लेके जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्या है यहाँ पर है, अगला है त्रुटियां। देखिए गलतियां होती हैं, बच्चों से गलतियां होती हैं, बेहतर ये होता है कि इन गलतियों से क्या सीखा जाए, चाहे वो छात्र हो या शिक्षक हो, दोनों लोगों को होने वाली गलतियों से सीखना चाहिए, और यही त्रुटियों का मेन होता है। नेक्स्ट है कोरी स्लेट समझना। देखिए बच्चों को अगर आप ये समझते हो कि घर से आए हैं पढ़ने के लिए आए हैं शुरुआती क्लास में बिल्कुल, तो वो कोरी स्लेट है, बिल्कुल कोरा पन्ना है, ऐसा नहीं है। बच्चा भाषा की अच्छी खासी पूंजी लेके आता है, समझ की अच्छी खासी पूंजी लेके आता है, तो आप बच्चे को बिल्कुल कोरी स्लेट नहीं कंसीडर कर सकते हो। बच्चे के साथ भाषाई पूंजी होती है, इसके अलावा भी बहुत कुछ होता है, ठीक है। अभ्यास पर ज्यादा जोर देना, आप ड्रिलिंग या प्रैक्टिस पे अगर ज्यादा जोर दे रहे हैं तो आप शिक्षण को अच्छी तरह से नहीं करा रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा अभ्यास को या ड्रिल को निगेटिव कंसीडर किया जाता है। स्पेशली किसी भी ऑप्शन में अगर आप अभ्यास पे जोर दिया दिखाया जाए तो वहां पर आप समझोगे कि ये क्या है, निगेटिव है। नेक्स्ट देखिए,
अगर पॉजिटिव, ये जितने भी लिखे हैं सब पॉजिटिव है और ये आपकी लास्ट स्लाइड है, इसको देख लीजिए, जल्दी से देख लेते हैं, टाइम आपका ज्यादा वेस्ट ना हो, चीजें ज्यादा क्लियर हो जाए। चित्र भ्रमण वास्तविक, देखिए वास्तविक अनुभव से जब आप जोड़ोगे, आप किसी को भ्रमण पे ले जाओगे, चित्र दिखाओगे, जितना भी डेमोन्स्ट्रेशन कराओगे, आप सभी जानते हो मैक्सिमम जब सेंसेज आपकी यूज की जाती है किसी बच्चे की, वो सबसे ज्यादा अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है। आप चीजों को देखोगे भी, सुनोगे भी, समझोगे भी, तो जाहिर सी बात है आपको ज्यादा ही चीजें आएंगी सिर्फ पढ़ने के बजाय। तो जब भी मल्टी सेंसरी लर्निंग होती है तो वो सबसे ज्यादा अच्छी कंसीडर की जाती है। नेक्स्ट है विविधता को सम्मान देना, डाइवर्सिटी। ऑब्वियसली आप किसी भी तरह से अगर बच्चों में डाइवर्सिटी है तो आप उसको सम्मान देंगे, ना कि उस डाइवर्सिटी को अपने लिए समस्या समझेंगे। तो ये पॉजिटिव साइन होता है। मार्गदर्शन, सहारा देना, टीचर का काम ही होता है मार्गदर्शक का सहारा देने वाला। ठीक है। अनुभव का महत्व, किसी भी के अनुभव, चाहे वो बच्चों का अनुभव हो या खुद का हो या किसी भी तरह का अनुभव अगर आपको आपके सराउंडिंग में मिल रहा है टीचिंग में, तो आप उसको महत्व देंगे अपने शिक्षण में। दूसरा है प्रयास करना, ठीक है, वो तो हुई। 10 शब्द सामग्री, जैसा यहाँ हमने बताया वैसा यहाँ जितना भी टीएलएम होता है, मल्टी सेंसरी जहाँ पर आपकी यूज होती है, तो वहां पर सबसे ज्यादा अधिगम अच्छा माना जाता है। दूसरा है समाज एवं संस्कृत, बच्चा, आपके बाइगोस्की सर कहते हैं कि बच्चा समाज में ही रहकर अपने से ज्यादा जानकार लोगों के साथ रहकर सीखता है। तो बच्चे को समाज और संस्कृति की अत्यंत आवश्यकता होती है और यहीं से चीजें वो ग्रहण करता है। तो कहीं पर भी अगर आपको लगे कि इस तरह का ऑप्शन है जो समाज और संस्कृति की प्रमुखता को, पॉजिटिवनेस को दिखा रहा है, तो वो आंसर आपका पॉजिटिव में जाएगा। प्रिंट समृद्ध वातावरण, देखिए प्रिंट रिच मटेरियल क्लासेस में आजकल खूब मिलता है, अच्छे अच्छे चित्र बनाए जाते हैं जिससे बच्चों का उनकी तरफ झुकाव पड़ता है और वो पढ़ने के लिए कैसे होते हैं, मोटिवेट होते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन ये कहता है कि बच्चे का एक व्यापक स्तर पर मूल्यांकन होना चाहिए, ना कि कुछ स्टैंडर्ड को निर्धारित करके सिर्फ मूल्यांकन किया जाना चाहिए। और सतत ऐसा होता है, जैसा हमने बताया था, अधिगम के दौरान भी मूल्यांकन हो, अधिगम के बाद भी मूल्यांकन हो, हर समय उसका मूल्यांकन चलता रहे, ऐसे अधिगम के मूल्यांकन को सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कहते हैं, जिससे कि आपकी रणनीति भी समय समय पर बेहतर बनती रहेगी पढ़ाने की और चीजों की। बहुआयामी दृष्टिकोण, देखिए बहुआयामी दृष्टिकोण से मतलब होता है कि आप बहुत सारे बच्चों में ऐसा नहीं है, जैसे आपने कह दिया कि कोई बच्चा मैथ में कमजोर है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्पोर्ट में भी कमजोर होगा, लैंग्वेज में भी कमजोर होगा। तो मैं कहने का मतलब है आपका नजरिया बहुआयामी होना चाहिए। आप किसी एक चीज को डिफाइन करके, स्टैंडर्डाइज करके चीजों को डिसाइड नहीं कर सकते हैं। तो जहां कहीं भी आपको लग जाए कि बहुआयामी अप्रोच आपको दिख रही है, तो वो चीज सही हो जाएगी। जिज्ञासा को शांत करने वाला या जिज्ञासा को बढ़ाने वाली जो भी अधिगम होता है वो पॉजिटिव होता है। सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देना, हमारा उद्देश्य अल्टीमेटली यही होता है। गांधी जी भी यही कहते हैं कि बच्चे के समग्र विकास की जिम्मेदारी एक शिक्षण की होती है। मतलब एक अच्छी शिक्षा वही है जो बच्चे के अंदर समग्र विकास करे। तो सर्वांगीण विकास पॉजिटिव। हस्तपरक शिक्षा, देखिए जब बच्चा चीजों को हाथ से सीखता है, हस्तपरक शिक्षा से मतलब होता है जब वो इन्वॉल्वमेंट के साथ चीजों को सीखता है तो ज्यादा अच्छा ठोस नॉलेज उसके अंदर आता है। तो ये एक तरह से लर्निंग बाय डूइंग की तरह ही है, तो हस्तपरक शिक्षा भी दी जानी चाहिए। व्यवहारिक कुशलता बच्चे में होनी चाहिए, पॉजिटिव है। लोकतांत्रिक वातावरण, एक कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए? लोकतांत्रिक वातावरण से मतलब होता है जहां पर बच्चों को पूरी स्वतंत्रता हो प्रश्न पूछने की, अपनी जिज्ञासा वाले जो भी उसके क्वेरीज हैं उनको शांत करवाने की। तो इस तरह का वातावरण जहां पर एक छत्र ना तो शिक्षक का राज्य हो और ना ही पुस्तक केंद्रित शिक्षण चल रहा हो, तो ऐसी ऐसी वातावरण को, ऐसे एनवायरनमेंट को लोकतांत्रिक वातावरण कहते हैं। और संसाधन, प्रकृति में बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम संसाधन के रूप में यूज कर सकते हैं और बच्चे को उसका लाभ दे सकते हैं। तो जो भी संसाधनों की बात हो, चाहे वो फिजिकल हो या किसी भी तरह का हो, संसाधन हमेशा पॉजिटिव में आते हैं क्योंकि इससे बच्चे को सीखने में बहुत सारी मदद मिलती है। ठीक है। तो ये क्लास था जहां पर हमने लगभग 75 टैग वर्ड समझे। इसके अलावा आपको एग्जाम के टाइम पर क्या करना है वो समझा, और दूसरा आपको अभी 4-5 दिन में क्या करना है, आप चाहो यूट्यूब पे मैराथन देख सकते हो, आप इसके अलावा PYQs लगा सकते हो, साथ के साथ आप 4-5 पैसे सॉल्व कर सकते हो, जो आप 4-5 दिन में कर सकते हो। इतना काम आप अभी कर सकते हो, एग्जाम के दौरान हमने आपको बता दिया। और ये टैग वर्ड्स याद रखने जब आप पेडागोजी यानी 90 मार्क्स वाला क्वेश्चन करोगे। तो इससे ये प्रूव होता है कि जो 90 नंबर की पेडागोजी यहाँ पर भी आप अच्छे खासे स्कोर कर सकते हो, जो 30 नंबर का पैसेज है यहाँ पर भी आप स्कोर कर सकते हो। और हमने पहले ही बताया जो 15 नंबर की मैथ है वो बहुत ज्यादा टफ नहीं है, उसको भी आप लगा सकते हो। बस रही बात EVS की, तो अगर आप थोड़ा फिर भी इसे देख लेंगे आपको पैटर्न पता चल जाएगा। लेकिन अगर आपने नहीं भी पढ़ा तब भी 5-6 क्वेश्चन करना बहुत बड़ी बात नहीं है वहां पर। ठीक है। तो इस तरह से ऐसा नहीं है कि 82 या 90 नंबर लाना बहुत बड़ी कोई बात है।
आप ला सकते हो और आप पास हो सकते हो। आई होप आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाओगे, आप एक अच्छा रिजल्ट लेके आओगे। और वैसे भी अल्टीमेटली पास होना है, बहुत ज़्यादा स्कोर कम ज़्यादा से मतलब होता नहीं इस एग्जाम से, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस।